हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल राइस विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने साइंस में जो यूपी टेट पेपर 2 साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, द सेल। तो उसका कुछ चीज़ें उसकी हो गई थी, जैसे सेल क्या होता है, किसने सेल को डिस्कवर्ड किया था और कितने प्रकार से सेल होते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम लोग जो है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि उसके आगे जो भी चीज़ें बची हुई थी, जैसे सेल स्ट्रक्चर, आखिर सेल है, सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उस सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ वो पार्ट 1 था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके आगे ये फिर कंटिन्यू करिए। चैप्टर बड़ा है, चीज़ें आप लोग को समझ में है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ, जिससे चीज़ें क्लियर रहें, क्योंकि फैक्ट बेस्ड एग्जाम होगा आपका। तो अगर आप ऐसे रटेंगे तो एग्जाम में हो सकता है भूल जाए, लेकिन आप जब चीज़ों को समझेंगे तो वो चीज़ें हो सकता है आप लोग को याद रहें। तो इस वजह से जो है चीज़ों को समझते हुए चलिए, जिससे जब आपको चीज़ें क्लियर होंगी तो वो आपके दिमाग में भी बैठेंगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आज ये पार्ट 2 है, एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, कल फिर इसका अगला पार्ट बनेगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो, लगभग 3 या 4 पार्ट में ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। सेल काफ़ी बड़ा है, लेकिन हाँ, एक बार समझ में आ गया तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा है सेल स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका की संरचना। अब जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है, आखिर कोशिका की संरचना का मतलब क्या है कि जो हमारा सेल है तो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो कोशिका है हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है। इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल है, जैसे एक ईंट मिलकर एक घर बनता है, एक कमरा बनता है, कमरों से फिर घर बनता है। उसी प्रकार जो है कई सारे सेल्स मिलकर क्या होता है, हमारी बॉडी बनती है। तो उसी प्रकार जब ये हमारी बॉडी बनती है तो इनका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कि मतलब कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो वही हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो सेल हमारा है, जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनती है, तो आखिर उनकी संरचना कैसी है, किस प्रकार वो, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो ये सेल बना हुआ है। तो वही आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर refers to overall organization arrangement of part of a cell. It includes the outer boundary and the internal component that make up the cell. ये कह रहा है कि जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी जो उसकी संरचना होती है कोशिका की, वो पूरी बनावट और व्यवस्था है। एक तरीके से मतलब क्या है, वो उसका पूरा वो ऑर्गेनाइज किया गया है, पूरा अरेंज किया गया है। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा है। जैसे घर बनता है ना, तो जब घर बनता है तो आप देखेंगे पूरा मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से बनता है, कि पहले न्यू बनती है, फिर प्लिंथ बनती है, फिर ब्रिक का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, फिर पर्टिकुलर एक एक ईंट जोड़ के कमरे बनता है, किचन बनता है, ड्राइंग रूम बनता है, पाइपलाइन बिजती है। तो एक एक पूरी उसके ऑर्गेनाइज किया था ना, पूरा एक अरेंजमेंट किया था, फिर जाके एक घर तैयार होता है। तो वही चीज सेम चीज इसमें कही जा रही है कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब पूरी तरीके से क्या है, एक मतलब बनावट है पूरी, जो उसकी संरचना की गई है, ठीक है। इट इंक्लूड द आउटर बाउंड्री एंड द इंटरनल कंपोनेंट डेट मेकअप द सेल। तो इसमें कोशिका के बाहर लेकर अंदर तक के सभी मुख्य भाग शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि इसके जो सेल हैं, इसके अंदर कुछ जो है इसके आउटर बाउंड्री पे भी कुछ चीजें हैं, और कुछ जो है इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं जिससे क्या हो, ये सेल मिलके बना हुआ है। तो ये सेल केवल जो है कुछ कई सारी चीजों से मिलकर जो है एक ही सेल तैयार हुआ, जो पूरा एक जैसे नहीं कंपोनेंट होता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें कई सारी चीजों से मिलकर जाके सेल बना है, ठीक है। अब जैसे आता है इसके कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कि जो मेन स्ट्रक्चर है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सेल की जो संरचना हुई है, तो बेसिक स्ट्रक्चर कौन से हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है। उससे पहले जो है आप ये देखिए कि ये एक सेल का डायग्राम है, ठीक। अब इसमें देखिए कितनी सारी चीजों से मिलकर एक ये सेल का डायग्राम है, कितनी चीजों से मिलकर सेल बना हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क है, राइबोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, आखिर होता ये क्या है, और किसने इसको कब डिस्कवर किया। तो ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसलिए चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर आता है वैक्यूल क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम लोग जो सबसे पहला हमारा है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली आखिर होता क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि कोशिका झिल्ली जो है वो क्या करता है, वो जो सेल होता है सेल की सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। अब जैसे डायग्राम से समझिए, इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दो नाम होते हैं। ठीक है, तो ये जो इसको देखो, ये क्या है, ये हमारी आउटर बाउंड्री, एक सेल की क्या है, ये सेल की क्या है, ये आउटर बाउंड्री है जो आपको दिख रही होगी, ये क्या है, सेल की आउटर बाउंड्री है। तो वही ये कह रहा है कि जो ये सेल है इसकी आउटर बाउंड्री होती है, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, या कोशिका को बाहरी, जो बाहर का वातावरण होता है ना, एनवायरमेंट होता है, उससे क्या करती है, ये अलग करती है। तो ये वही चीज लिखी है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोशिका की बाहरी सीमा होती है या कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहे हैं कि अगर जो भी बच्चे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में लिख के दिया है, दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, मोस्टली एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रही हूँ, जिससे आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, फिर आता है ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है, जो दिख रहा होगा आपको, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है। अब उसी को जूम करके ये दिखाया गया कि मतलब अगर इसको आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो आउटर लेयर होती है, जो एक झिल्ली की तरह होती है, वो अगर आप देखेंगे तो वो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो है डिस्कवर किसने किया था, तो इसको जो डिस्कवर किया था वो चार्ल्स अर्नेस्ट ओवरटन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स अर्नेस्ट ओवरटन ने। किस ईयर में किया था? 1895 में किया था। अब इसका जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें आ जाती हैं वो है सेल मेम्ब्रेन की, मतलब कैसे इसका स्ट्रक्चर हुआ, क्या संरचना है, क्या क्या प्रॉपर्टीज और फंक्शन, हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, संरचना, विशेषताएं और उनके कार्य। ठीक है, तो ये चीज दी हुई है। अब इसको देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या है? इट मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये क्या है, किसका बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। प्रोटीन आर एम्बेडेड विद दिस लेयर, इसमें क्या होता है, प्रोटीन इसमें पाया जाता है। दिस स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और जो ये जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद चीजें आती हैं जो फिर आता है प्रॉपर्टीज, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो क्या होता है, सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, मतलब कि अलाउ ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस टू पास, कि इसका मतलब ये होता है कि ये केवल जो है कुछ सभी चीजें इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं वही इसके अंदर एंटर कर सकती हैं। जैसे कि जैसे कोई जैसे नहीं होता कि गेट के पास बैठा हो तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये चीज देखना, उसी तरीके से ये काम करता है कि ये हर चीज को अंदर एंटर नहीं करने देता। जो उसको लगता है कि ये चीज अंदर जाने वाली है, ये वही चीज को केवल एंटर करता है। फिर क्या कहता है? मेंटेन द इंटरनल बैलेंस होमोस्टेसिस ऑफ द सेल, मतलब कि ये क्या करता है, जो इंटरनल बैलेंस होता है ना इसके अंदर, ये वो क्या करता है, इसको मेंटेन करता है। अब देखेंगे इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो जो फंक्शंस होते हैं, मतलब इनका कार्य क्या होता है, मेन चीज तो पहला प्रोटेक्शन करना, सेल वॉल मतलब जो सेल हमारा है उसका प्रोटेक्शन करना, ट्रांसपोर्ट करना, चीजों को आना और लाना भेजना, ये क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा था प्रॉपर्टीज की, सिलेक्टिव चीज केवल वो करता है, तो वही ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना और सपोर्ट करना। तब प्रोटेक्शन में क्या, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एनवायरमेंट, जैसे कि उस डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था कि ये क्या करता है कि जो हमारे बाहर का वातावरण होता है ना, एनवायरमेंट, उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फिर ट्रांसपोर्ट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या करता है, मतलब जो मूवमेंट करता है, जो रेगुलेट करता है, किसको, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इन सबको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन क्या है, कंटेन्स रिसेप्टर टू रिसीव सिग्नल, जो रिसेप्टर से क्या करता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है। सपोर्ट गिव शेप्स एंड स्ट्रक्चर टू द सेल, और सपोर्ट में क्या करता है, जो शेप देने का काम जो होता है, सेल को एक स्ट्रक्चर देने का काम होता है, वो काम इसका होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई।
अब आज देखेंगे कि इसका जो हिंदी में है संरचना, विशेषताएं और कार्य। अब देखिए कह रहा है कि यह फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत बाइलेयर से बनी होती है। इसमें प्रोटीन भी उपस्थित होता है। इसकी संरचना को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है और यह लचीली होती है, कठोर नहीं होती, मतलब फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चयनात्मक पारगम्यता है, मतलब कि सिलेक्टिव परमिएबल है, केवल कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने देती, मतलब कि जैसे गेट पे नहीं जो वॉचमैन बैठे होते हैं कि किसको अंदर जाना है किसको बाहर रहना है, तो सिक्योरिटी गार्ड के तरीके से वैसे ही काम करता है कि सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर भेजता है, जो बेनिफिट है वही भेज जाएगा अंदर और बाकी सबको क्या करता है वो बाहर निकाल देता है। फिर कहता है कोशिका के अंदर का संतुलन होम्योस्टेसिस बनाए रखती है, मतलब कि जो ये क्या करता है एक इंटरनल बैलेंस जो है वो जो मेंटेन करती रहती है, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। अब ये जो इनके फंक्शन से कार्य है, सुरक्षा, परिवहन, संचार और आकार देना। तो ये अभी जैसे पहले बताया बाहरी वातावरण से कोशिका की रक्षा करना, पदार्थों के आगमन को नियंत्रित करना, जैसे डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, सक्रिय परिवहन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो जितने भी हैं, संचार, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्राप्त करने के लिए रिसेप्टर होते हैं सिग्नल प्राप्त करने के लिए। कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। तो ये तो रहा जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले ये क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है, बाउंड्री की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर है, बाउंड्री एक तरीके से है, जैसे नहीं घर के बाहर एक बाउंड्री बनाते हैं सुरक्षा के लिए, जिससे कोई मतलब दीवार कूद के ना आ पाए, वैसे ही सेम वैसा ही प्रोसेस होता है कि ये एक बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन कि घर के बाहर की एक बाउंड्री होती है या इन्वायरमेंट से बचाता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था, चार्ल्स अर्नेस्ट ओवरटन ने किया था, 1895 में किया था। इनके कुछ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं, ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फिर आता है न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि आखिर ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो है हमारा, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एक कोशिका की हमारी, दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इसका काम क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज सेल की होती है उनका काम क्या होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो आप टिक लगा कर आएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, फिर आता है कि आखिर ये न्यूक्लियस के अंदर, मतलब जो उसके अंदर न्यूक्लियस है, ये हमारा जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मेनली होता है वो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए होता है, और न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है, डीएनए होता है और न्यूक्लियोलस होता है। अब ये जो डीएनए होता है, तो डीएनए को भी काफी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी इतना समझ लिए कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, इतना समझ लीजिए। फिर इसका जो है डायग्राम के साथ इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब न्यूक्लियस कंटेन डीएनए विच स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी। अब न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस के पास एक डीएनए होता है, क्या करता है, जितनी भी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सब क्या करता है, डीएनए अपने पास रखता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है जो हमारी बॉडी की सारी जानकारी रखता है, जैसे कि हमारा हाइट है, आंखें, आई है, आई कलर है, बॉडी स्ट्रक्चर है। तो जितनी भी बॉडी से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, वो सब जो क्या करता है, डीएनए अपने पास सारी डेटा जो है एक कलेक्ट करके रखता है। जैसे एक फाइल नहीं होती है, तो एक फाइल के अंदर सारे डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, तो वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो हमारी बॉडी की जितनी भी डिटेल्स होती हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या क्या हमारी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, वो सारा कौन रखता है, वो डीएनए रखता है। फिर आता है न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है या न्यूक्लियस के अंदर छोटा भाग होता है, क्या होता है, या जो ये आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस, इसके अंदर एक छोटा सा भाग होता है। इट इज अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल जो है स्ट्रक्चर जैसा होता है। या क्या इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियोलस का काम होता है या राइबोसोम्स बनाने में मदद करता है, मतलब राइबोसोम्स बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। अब राइबोसोम्स जो बनाने में मदद करता है, अब आगे बताएंगे कि आखिर राइबोसोम्स होता क्या है, डिटेल में बताएंगे, किस काम आता है, इसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस के फंक्शंस, कौन कौन से न्यूक्लियस के फंक्शंस होते हैं। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं कि मतलब क्या क्या काम होता है इनका, तो पहला तो कंट्रोल सेंटर,
कंट्रोल सेंटर होता है। डीएनए को सेफ रखना, जो डीएनए को, जो न्यूक्लियस है, क्योंकि डीएनए का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के, आंख के कलर, हाइट, सब कौन डिटेल सारी कौन रखता है, डीएनए रखता है। तो अब डीएनए को जो है सेफ भी तो रखना है। मान लो डीएनए खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए इसको सेफ रखना, ठीक है। इसका काम कौन करता है, ग्रोथ एंड डिवीजन, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है और जो सेल डिवीजन होते हैं वो कौन काम करता है। तो वही चीजें बता रहा है कि न्यूक्लियस के फंक्शन, न्यूक्लियस के आखिर कौन कौन से काम है। तो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, जितने हमारे बॉडी में, जो हमारी बॉडी पूरी सेल से मिलकर बनी है, छोटे छोटे सेल्स, जितने भी कई सारे सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है। तो जितने भी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको क्या करता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, मतलब जितनी भी हमारे बॉडी में एक्टिविटीज हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। डीएनए को सेफ रखना, क्या कहते हैं, डीएनए को सुरक्षित रखना। प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल, जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल्स हैं, मतलब जीन से रिलेटेड जो हमें मिली हुई है, वो क्या करता है, उन सबको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। फिर ग्रोथ एंड डिवीजन में जो चीजें आती हैं, सेल कब बढ़े और कब डिवाइड हो, मतलब सेल का, जैसे जैसे सेल हमारा क्या है, सेल जो हमारा है, जो पुराना सेल से ही हमारा एक नया सेल बनता है। ये आपको पहले वाली पार्ट में मैंने बताया है कि जो हमारा जो एक नया सेल जो बनता है वो कहीं से और से नहीं, पुराने सेल से ही डिवाइड होकर एक नया सेल बनता है। तो इसका काम, ग्रोथ और डिवीजन का काम कौन करता है, ये न्यूक्लियस ही तय करता है कि सेल कब बढ़े, मतलब आगे बढ़ेगा और कब वो डिवाइड होगा। तो ये न्यूक्लियस का काम होता है, कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी होती है, तो जो हमारा सेल है कैसे बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर की उसकी एक परत होती है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे एक्सचेंज के लिए, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, अंदर का जो फ्लूइड होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो अंदर का फ्लूइड होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब इसको सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये हमने न्यूक्लियस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया था। तो जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। उन्होंने प्लांट सेल में न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने जो सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी ना, तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो प्लांट सेल में, मतलब जो प्लांट का सेल होता है, अभी आगे चल के एनिमल सेल और प्लांट सेल डिटेल में बताएंगे और उसमें कौन कौन सी चीजें कंपैरिजन करके बताएंगे कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है। पहले आप इन जो टर्म्स है ना इनको समझिए कि सेल्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कि जिससे क्या होगा, जब एनिमल सेल और प्लांट सेल जब समझाएंगे आपको तो वो क्लियर आपको चीजें समझ में आएंगी। कि जैसे न्यूक्लियस अगर आया तो आपको पता चलेगा ना कि न्यूक्लियस आखिर होता क्या है। जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जब ये चीजें उसके अंदर आएंगी तो आपको इजिली क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये तो वो चीज होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका ये मेन काम होता है, ये फंक्शन होता है। इसलिए आपको पहले टर्म बता दें कि कौन कौन सी चीजें क्या काम करती हैं, क्या होती हैं, जिससे आपको एनिमल सेल, प्लांट सेल और डीएनए ये सब जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा आता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की अभी हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनल की तरफ बढ़ेंगे और उसमें जो हम लोग वन बाय वन कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं सेल के, वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है, जो साइटोप्लाज्म है, तो अभी आपको सेल मेम्ब्रेन बता दिया और न्यूक्लियस बता दिया। अब इतना आप कनेक्ट कर ले रहे होंगे कि साइटोप्लाज्म आखिर मतलब कहाँ पाता है। तो यह एक थिक जेली टाइप का एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो थिक होता है, हल्का मोटा, और जेली मतलब थोड़ा चिपचिपा टाइप का। ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये क्या होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। अब इसके जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोसोल, द लिक्विड पार्ट ऑफ मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स। मतलब जो इसके अंदर क्या होता है, कुछ कंपोनेंट है इसके जो साइटोसोल्स बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एंड इसके कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क की तरह क्या करते हैं, ये काम करते हैं।
कौन कौन से फंक्शन है? इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक ग्लाइकोलिसिस। मतलब कि ये क्या कहता है कि रासायनिक क्रिया जो होती है ना, केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का माध्यम होता है। ये क्या होता है? मीडियम एक होता है। केमिकल रिएक्शन जैसे कि ग्लाइकोलिसिस का एक ये क्या है? माध्यम होता है। इट प्रोवाइड्स शेप्स टू द सेल एंड होल्ड द ऑर्गेनेल्स इन प्लेस। ये क्या करता है? ये कोशिका को आकार देता है, अंगकों को जगह पर रखता है। मतलब जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे सेल है, उनको क्या करता है? जो शेप देने का काम होता है वो क्या करता है? वो हमारा साइटोप्लाज्म करता है। और जो हमारे उसके जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको किस प्लेस पे कहाँ रखना है, ये काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म ही करता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड जेनेटिक मटेरियल विद इन द सेल। पोषक तत्वों और अनुवांशिक पदार्थ के संचलन में मदद करता है। इट लोकेटेड बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये सबसे ऊपर भी डेफिनेशन बताया था कि ये क्या किस में पाया जाता है? ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है। वही झिल्ली लिखी हुई है, यूकैरियोटिक कोशिका में एक न्यूक्लियस झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक टर्म आया यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक क्या होता है? यूकैरियोटिक के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये पार्ट 1 में बताया था। जिसने भी पार्ट 1 देखा होगा उसको ये क्लियर समझ में आएगा कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जिसमें यूकैरियोटिक में क्या होता है? ये न्यूक्लियस किसमें? यूकैरियोटिक में क्या एग्जांपल्स कौन कौन से थे? प्लांट सेल और एनिमल सेल। और ये हमारा साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो इसलिए क्या है, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? उसके बीच में झिल्ली और मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है उसके बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो आई होप आपको ये साइटोप्लाज्म समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या होता है। अब इसके बाद जो इसमें जो इसका सबसे मेन चीज जो इसकी है कि साइटोप्लाज्म जो है आखिर इसकी डिस्कवर किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द साइटोप्लाज्म? तो डिस्कवर्ड बाय रुडोल्फ वॉन कॉलिकर। इन्होंने किया था इसको डिस्कवर, रुडोल्फ वॉन कॉलिकर। किस सन में? 1863 में इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद इनका जो नाम है ना साइटोप्लाज्म, पहले इसका नाम कुछ नहीं, इसको डिस्कवर किया था रुडोल्फ वॉन कॉलिकर, लेकिन इसका जो नाम दिया था साइटोप्लाज्म वो किसने दिया था? इडियोर स्ट्रेसबर्गर इन 1882। किसने दिया था? स्ट्रेसबर्गर इन 1882। साइटोप्लाज्म की खोज रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने 1863 में की थी। बाद में इसका नाम साइटोप्लाज्म एडवर्ड स्ट्रेसबर्गर ने 1882 में दिया। ठीक है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसका डायग्राम है। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आता है सेल ऑर्गेनेल। अब सेल ऑर्गेनेल जो है मतलब कि जो सेल ऑर्गेनेल अब आता है सेल्स ऑर्गेनेल। अब इसमें देखिए, अब ये कौन कौन से ऑर्गन से, मतलब जो सेल होता है ना, सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है वो हमारे सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गन्स। अभी तक जो स्ट्रक्चर उसका था ना, सेल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर से मिलकर जो बना होता है मेन चीजें, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये चीजें मेन बता दी। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं कि कौन कौन सी चीजें अंदर पाई जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर इन्वोल्व है, क्रोमेटिन है, राइबोसोम्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, सेल वॉल है, सेलुलोज पैटर्न है। तो ये जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, वैल्यूल फ्लैड, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये हमारे सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है हमारे? ये सारे जो है सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये सब जो चीजें दी हुई है इनको हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 आज हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ठीक है ना, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम लोग आगे चल के जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर किसने किया था? ये इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना,
और फंक्शंस क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एंडोप्लाज्मिक है, ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।